हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, और यह जरूरी नहीं है कि आप जहां पर पढ़ रहे हैं वहां पर जियोमॉर्फोलॉजी को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आपके सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी है तो यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी। ठीक है, इसमें हम कुछ लघुत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न क्या है आपका कि भैया भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यानी जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उनका छाया क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में विवेचना करनी है, उसके बारे में बताना है कि भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि छाया क्षेत्र क्या होता है या फिर भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो लिखा गया है पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र। ठीक है ना, पहले नॉर्मली जान लीजिए आप कि आप कह सकते हो कि पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर भूकंपीय तरंगों का संचरण नहीं होता है, मतलब भूकंपीय तरंगे वहां नहीं जा पाती हैं, उसी क्षेत्र को भूकंपीय तरंगों का क्या बोला जाता है, छाया क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां भूकंप लेखी द्वारा भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं हो पाता है, उस क्षेत्र को भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहा जाता है। यानी पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां भूकंप लेखी द्वारा भी भूकंपीय तरंगों को मापा नहीं जा सकता है, ठीक है ना, उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है भैया, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहा जाता है ना। अतः इस क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों का संचरण नहीं हो पाता है, मतलब नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि भूकंप के अधिकेंद्र से, ठीक है ना, भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री ना, 105 डिग्री के भीतर सभी स्थानों पर पी तथा यस तरंगे ना, पी तथा यस दोनों तरंगे क्या होती हैं भैया, गमन करती हैं। यानी भूकंप के केंद्र से, ठीक है ना, भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री के भीतर सभी स्थानों पर जो यस और पी तरंगे होती हैं, ये दोनों तरंगे गमन कर सकती हैं, ये दोनों तरंगों का संचरण वहां होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है, इसके विपरीत, ठीक है ना, इसके विपरीत 105 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच दोनों तरंगे नहीं होती हैं। बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहा है। भूकंप, जो भूकंप के अधिकेंद्र होते हैं, अब भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है उसको जान लीजिए। जब भूकंप उत्पन्न होता है, जहां से उत्पन्न होता है, जिस क्षेत्र से, जिस एरिया से, जिस बिंदु से, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना है कि भूकंप अधिकेंद्र होता क्या है, भूकंप क्या होते हैं, यह तथा पी तरंगे क्या होती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आई बटन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है कि भैया भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर सभी स्थानों पर पी तथा यस दोनों तरंगे क्या होती हैं भैया, पाई जाती हैं, गमन करती हैं। तथा जो है आपका 105, कहाँ, 105 से लेकर के 145 डिग्री के मध्य दोनों तरंगे आपको दिखाई नहीं देती हैं, दोनों तरंगों का गमन नहीं होता है। ठीक है, अतः यह क्षेत्र दोनों तरंगों के लिए क्या होता है, छाया क्षेत्र होता है। कौन सा, 105 के 105 डिग्री के बाद और 145 डिग्री से पहले, यानी 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वो पी तथा यस दोनों तरंगों के लिए कैसा होता है, छाया क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे लिखा गया है 145 डिग्री के बाद ना, 145 डिग्री के बाद पुनः जो है पी तरंगे प्रकट होने लगती हैं। भैया 145 डिग्री के बाद पुनः जो है आपकी पी तरंगे देखने को मिलती हैं आपको ना। लेकिन क्या होता है भैया, यस तरंगे यहाँ जो हैं लुप्त होने लगती हैं, मतलब यस तरंगे यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अतः लिखा गया है कि 105 तथा 105 से 145 के मध्य, यानी 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य
पृथ्वी के चारों ओर भी तरंगों के छाया क्षेत्र की एक पट्टी होती है, इसे ही भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना, यानी 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच पृथ्वी के चारों ओर भी क्या होता है, तरंगों के छाया क्षेत्र की एक पट्टी पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखा गया है भूकंपीय छाया क्षेत्र बनने का कारण जो है P एवं S तरंगों की प्रवृत्ति है। ध्यान देना, जो भूकंपीय छाया क्षेत्र बनता है वो बनने का कारण क्या है, P एवं S तरंगों की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्या है इनकी, अभी पीछे जाएंगे तो आप पढ़ पाएंगे कि भूकंप क्या होता है और भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, उनमें इनकी प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। मैं ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। जो आपका यस तरंगे होती हैं, ठीक है ना, यस तरंगे ये केवल सॉलिड में ही गमन करती हैं, मतलब केवल ठोस अवस्था में ही ज़्यादा तेज चल सकती हैं। और जो बी तरंगे होती हैं ये ठोस में ज़्यादा और द्रव में इनकी अवस्था क्या होती है, कम देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा कम किस में मिलती है, गैस में ना। ठोस द्रव गैस तीनों में गमन कर सकती हैं, लेकिन सबसे कम क्या होता, सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है। यह इनकी प्रवृत्ति है। इन्हीं की वजह से क्या होता है भैया, भूकंपीय छाया क्षेत्र बनता है। कैसे बनता है जरा आगे देख लेते हैं, ध्यान दो। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो द्रव एवं ठोस अवस्था में है। ठीक है ना, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो द्रव एवं ठोस अवस्था में है। इसीलिए जो पी तरंगों की गति होती है ना, वो द्रव भागों में क्या हो जाती है, धीमी होती है। मैं अभी आपको बताया था पीछे चल के कि भैया जो आपका पी तरंगों की गति होती है सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। ठीक है ना, गैस अवस्था में। तो वही कह रहा है कि भैया जो पी तरंगों की गति होती है वो द्रव अवस्था में, द्रव भागों में क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। और यह तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती हैं। इस वजह से द्रव भाग में क्या होती हैं, पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, इससे यह कहा जा सकता है कि यह तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो पी तरंगों की छाया क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।